पुरुष हॉकी टीम मेडल लेके आई, उससे ज्यादा प्रसन्नता हुई। प्रिय देशवासियों, टोक्यो ओलंपिक की समाप्ति पर हम कितने उत्साहित हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं। यदि हम साहित्य प्रेमी हैं, यदि हम जीवन को जीना चाहते हैं, तो आवश्यकता होती है इतिहास में जीने। हॉकी हमारा नेशनल गेम रहा है और हमने 1964 तक हॉकी में विश्व विजेता के रूप में अपना स्थान बनाए रखा था। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि हमें शिथिलता आ गई और अब की बार सौभाग्य से हमारे यहाँ से 2 हॉकी टीम्स, महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम गए। शायद हमें उतनी प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि पुरुष हॉकी टीम मेडल लेके आई, उससे ज्यादा प्रसन्नता हुई कि महिलाओं ने दमखम दिखाया और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी और सारे देश की आंखों में उस समय आंसू थे जब उन बच्चियों की आंखों में आंसू देखे गए। और इधर जब हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो मिल्खा सिंह जी चाहते थे कि मेरे जीते जी एथलेटिक्स में अच्छा हो कि किसी को गोल्ड मेडल मिले। अब अगर ये गेम्स लास्ट ईयर हुए होते तो मिल्खा सिंह जी की इच्छा उस अंग से पूरी हो पाती, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर है ये आप और हम सभी जानते हैं कि 100 साल बाद एक ऐसा विश्वव्यापी त्रासदी का दौर आया कि हमें इस ओलंपिक को एक साल आगे बढ़ाना पड़ा। नहीं तो नीरज जी इस गोल्डन बॉय के कहलाने के अपने जो गौरव को थे वो मिल्खा सिंह जी की गोदी में एंजॉय करते हैं। साथियों, कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य समाज का दर्पण कह देने से काम नहीं बनता। हमें परिभाषा करनी होगी साहित्य क्या है, साहित्य का जीवन में महत्व क्या है, साहित्य से हमें लाभ क्या होते हैं, साहित्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ साहित्य क्या है। प्राचीन काल में कथाओं के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और गिरजाघरों में पादरी और पंडित हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों को बताकर हमें प्रेरित और उत्साहित किया। जब से लेखनी का विकास हुआ, पहले पत्तों पे लिखा जाने लगा, फिर दीवारों पर लिखा जाने लगा, फिर शिलालेख बनने लगे, फिर कागज पर लिखा जाने लगा और आज उस सब का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अर्थात सब कुछ लिखा है बट इट हैज बिकम पेपरलेस। लेकिन क्या लोगों को पढ़ना बंद कर देना चाहिए? आंसर कम्स नॉट एट ऑल। हम गूगल पर, हम फेसबुक पर, हम सोशल साइट्स पर जो देखते हैं, क्या उसी का दूसरा नाम पढ़ना है? वो पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना नहीं है, वो समय की हत्या है।
जब हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आशावादी सोच को विकसित करना, उसके लिए आशावादी उदाहरणों को प्रस्तुत करना जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मिल्खा सिंह जी और ध्यानचंद जैसी बात जब हम कहते हैं हॉकी के प्लेयर की और इस तरह की बातें करते हैं, तो अभी एक प्रस्ताव आया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को क्यों ना ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। तो इस पर राजनीति होने लगी। सचमुच पहले तो प्रधानमंत्रियों के नाम पर कोई ऐसे कार्य नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के नाम पर कार्य किए जाने चाहिए जो वास्तव में विज्ञान की दृष्टि से कर्मठ हों, खेल और क्रीड़ा की दृष्टि से कर्मठ हों, जिन्होंने कहानियां रची। अगर कहानीकार को हम याद करें और प्रेमचंद जी को भूल जाएं, तो हम जनमानस में ये भावना खिलाड़ियों के मन में कैसे पहुंचा सकेंगे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अगर वो मन से गरीब है तो कुछ नहीं हो पाता, धन से गरीब है तो बहुत आगे बढ़ सकता। इसलिए जब भी हमारे नेता किसी को गरीब कहे तो निर्धन कह दें तो ज्यादा अच्छा है, धनहीन कह दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सभी की मानसिकता को अगर हमें लोगों तक पहुंचाना है तो पहले हम लोगों को गरीब कहना बंद करें। सभी लोग संपन्न हैं, मानसिकता, चेतना, जागृति की आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के युग में सभी की पूरी कर सकता है, चाहे वो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला भी क्यों ना हो। उसके लिए टीवी है, रेडियो है, मोबाइल्स हैं, और इस तरह से जो वर्तमान सुविधाएं हैं उनके माध्यम से सूचनाओं का विस्तार और प्रचार चेतना और जागृति को जन्म देगा। हम साहित्य के क्षेत्र में नई नई कहानियां उन पर आधारित समाज के सामने प्रस्तुत करें जिन्होंने कुछ उल्लेखनीय कार्य किए होते हैं, वीरतापूर्ण कार्य किए होते हैं। जैसे हम विक्रम बत्रा को अगर याद करते हैं तो बार बार उन्हें अगर दिखाया जाए, और इसी तरह से जितने भी लोगों को भारत रत्न अब तक दिया गया, जिन लोगों को भी अशोक चक्र दिया गया, जिन लोगों को भी पद्मश्री दिया गया, अगर वो राजनीति के कारण से नहीं है तो उनकी उपलब्धियां वर्तमान युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित कर सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखाया जाए जैसे आज नीरज चोपड़ा 23 वर्षीय बच्चे को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो आर्मी के योग्य नहीं था, लेकिन विशेष उपलब्धियों के कारण से उसे आर्मी में ले लिया गया, स्टेटस भी दे दिया गया, अब वो ऑनररी कैप्टन भी हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कितने लोग कहां पर किस प्रकार से सेवारत होते हुए अपने कार्य को सरकारी दामाद न समझकर एक व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक व्यवहार समझकर कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को पब्लिक करना ये साहित्यकारों का कर्तव्य है। और साहित्यकार केवल लेखन नहीं, मुंह से भी कर सकता है। जैसे आप इंडिया टीवी पर रजत शर्मा को देखते हैं, वो विरोध की बात कम करते हैं, किसी को जिताने और हराने की बात कम करते हैं, वास्तविकता को लाने की बात करते हैं। इसी तरह से कुछ चैनल ऐसे हैं जिनको हमेशा और हमेशा किसी दल विशेष का विरोध करना है या दल विशेष का पक्ष करना है। ये सच्ची पत्रकारिता नहीं है, सच्ची साहित्यिकता नहीं है। यदि हम सच्चे साहित्यकार और सच्चे जर्नलिस्ट हैं तो हमारा कर्तव्य है कि रोज होने वाली गतिविधियों में से जो सुबह उठते ही किसी को आनंद दे, शांति दे, संतुष्टि दे,
प्रेरणा दे, उत्साह दे, हिम्मत दे, आत्मविश्वास दे, वैसे साहित्य को हम लोगों के सामने लाने का प्रयत्न और प्रयास करें। वही हमारा आज का एक अच्छे साहित्यकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, अध्यापक के रूप में कर्तव्य है। तो मैं ये सभी देशवासियों से कहूँगा कि नेगेटिविटी को छोड़ें, पॉजिटिविटी को अपनाएं। आशावाद से बहुत कुछ उपलब्ध किया जा सकता है। धन्यवाद।